हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जैक बोर्ड मॉडल प्रश्न पत्र 2022 देखेंगे। इस वीडियो में हम मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 4 जो कि कक्षा 10 के लिए है। इस वीडियो में हम विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास है 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 60 डिग्री। सबसे पहले हमें प्रश्न को समझना होगा। प्रश्न में यह बताया गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 90 डिग्री दिया गया है। हमें बताना है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। हम कल्पना करते हैं एक समतल दर्पण की। इस समतल दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है जो पुनः परावर्तित हो जा रही है। प्रश्न में यह दिया गया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य का जो कोण है ये 90 डिग्री है। सुविधा के अनुसार हमने आपतन बिंदु पर एक अभिलंब डाला। अब जो आपतन कोण है इसको हमने थीटा मान लिया, तो परावर्तन कोण का मान भी थीटा होगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होगा। इसलिए ज्यामिति के अनुसार हम लिख सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, और थीटा का मान होगा 90 डिग्री बाय 2 यानी 45 डिग्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान थीटा होगा और इसका मान होगा 45 डिग्री। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी 45 डिग्री। अगला प्रश्न है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष या फोकस दूरी। किसी भी गोलीय दर्पण की ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यदि f का मान 16 सेंटीमीटर है तब r का मान क्या होगा? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का मान दिया गया है 16 सेंटीमीटर। इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या फिर 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है यह उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी r इज इक्वल टू 2f। f का मान है 16 सेंटीमीटर, यानी r बराबर होगा 2 इंटू 16 सेंटीमीटर। इस प्रकार वक्रता त्रिज्या का मान निकला 32 सेंटीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 32 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखा गया है जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है। आभासी प्रतिबिंब भी बन सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है। इस प्रश्न में यह बताया गया है कि किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। हमें बताना है कि वस्तु कहां पर रखा गया है। ऑप्शन हमारे पास है ध्रुव पर, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में। अब इस चित्र को आप गौर से देखें। इस चित्र में एक अवतल दर्पण को दर्शाया गया है। इसमें एक वस्तु है AB और इस वस्तु को दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखा गया है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है और यह प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित होता है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी ध्रुव और फोकस के बीच में। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है गाड़ी के साइड मिरर में,
गाड़ी के हेडलाइट में, अपना चेहरा देखने के लिए या फिर सूक्ष्मदर्शी में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है और इसी दर्पण के द्वारा हम पीछे के दृश्य को देख पाते हैं। जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या फिर प्रकाश का विक्षेपण। यह घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है? ऑप्शन हमारे पास है फोकस, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र या ध्रुव। इस प्रश्न को समझने के लिए हम दो चित्र का सहारा लेते हैं। इस चित्र में एक उत्तल लेंस को दर्शाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस में जितने सारे प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, सभी किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित हो रही हैं, परंतु एक ऐसी किरण है जो मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। कारण क्या है कि ये लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं एक अवतल लेंस को दर्शाया गया है। इसमें जो किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र यानी O से गुजरती है, यह अपने पथ से विचलित नहीं होती है। यानी किसी भी लेंस के बीचों बीच वाली जो बिंदु होती है, इससे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। और कोई भी प्रकाश की किरण जब किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो यह अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है, यह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यह प्रकाश की किरणों को सीधी रेखा में भेजता है या फिर यह प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब प्रकाश की एक समानांतर किरण किसी उत्तल लेंस पर आपतित होती है तो ये किसी खास बिंदु पर एक जगह एकत्र होती है और इस बिंदु को लेंस का फोकस कहा जाता है। और इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अभिसारी कहने का मतलब यह हुआ कि जो एक स्थान पर एकत्र करे, यानी एक ऐसा लेंस जो प्रकाश की समानांतर किरणों को किसी खास बिंदु पर एकत्र करता हो। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करता है। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन हमारे पास है दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, परितारिका या पुतली। नेत्र में कॉर्निया के पीछे परितारिका होती है और इसी परितारिका के मध्य भाग में एक छिद्र होती है और इस छिद्र को पुतली कहा जाता है। और इसी पुतली के आकार पर निर्भर करता है कि प्रकाश की कितनी मात्रा हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करें। यानी नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुतली करती है। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? ऑप्शन है 1 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर अंतिम ऑप्शन दिया गया है अनंत। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु का मान 25 सेंटीमीटर होता है। अर्थात जब कोई वस्तु हमारे नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है या फिर इससे अधिक दूरी पर होता है तो उस वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। परंतु अगर कोई वस्तु हमारे नेत्र के बहुत ही करीब हो, यानी 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर हो, तो ऐसी स्थिति में हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन हमारे पास है सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक या फिर उल्टा वास्तविक। मानव नेत्र में एक उत्तल लेंस पाया जाता है और इसी उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब
नेत्र की रेटिना पर बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उल्टा और वास्तविक। प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है नेत्र गोलक का बड़ा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना या फिर समंजन क्षमता का घट जाना। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। इसमें निकट की या फिर दूर की वस्तुओं पर फोकस करने में हमारी नेत्र असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जरा दूरदृष्टिता से व्यक्ति ग्रसित होते हैं और इसका कारण है समंजन क्षमता का घट जाना। अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है समंजन, नेत्र दोष, परावर्तन या फिर अपवर्तन। हमारे नेत्र में जो लेंस लगी हुई है इसका फोकस दूरी परिवर्तित होती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी नेत्र दूर की वस्तु और निकट की वस्तु दोनों प्रकार की वस्तुओं पर फोकस कर सकती है। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समंजन। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? पहला ऑप्शन है Fe+H2O देता है Fe3O4+H2। दूसरा ऑप्शन है 3Fe+H2O देता है Fe3O4+4H2। तीसरा है 3Fe+4H2O देता है Fe3O4+4H2। अंतिम ऑप्शन है 3Fe+H2O देता है Fe3O4+4H2। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के यानी Fe के 3 परमाणु हैं और राइट हैंड साइड में भी Fe के 3 परमाणु हैं। इसी प्रकार लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं और राइट साइड में भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हैं। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं और राइट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं। इस प्रकार ऑप्शन सी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? CuO+H2 देता है Cu+H2O। ऑप्शन हमारे पास है CuOH2, CuH2O, H2CuO और लास्ट ऑप्शन है CuH2। ये जो समीकरण दिया गया है, समीकरण को देखकर हमें यह बताना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस पदार्थ का अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें CuO और H2 भाग लेता है और CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जबकि H2 में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है और वह जल का अणु बनता है। चूंकि H2 में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है इसीलिए H2 का उपचयन होता है यानी ऑक्सीडेशन होता है, जबकि CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसीलिए CuO का अपचयन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि H2 का उपचयन होता है और CuO का अपचयन होता है, अर्थात सही जवाब होगा ऑप्शन सी, H2CuO। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या उत्पाद। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उससे अभिकारक कहा जाता है, जबकि वैसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उससे उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होता है। ऑप्शन दिया गया है बराबर, कम, अधिक या शून्य। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उत्पाद का कुल द्रव्यमान और अभिकारक का कुल द्रव्यमान आपस में बराबर होते हैं, अर्थात सही जवाब ऑप्शन ए।
इस प्रश्न में एक रासायनिक समीकरण दी गई है। CH4 प्लस 2O2 देता है CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। हमें बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन दिया गया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या वियोजन। आप देख सकते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, यानी यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है A प्लस अम्ल देता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इस रासायनिक समीकरण में यह दर्शाया गया है कि कोई एक पदार्थ है जिसको हम A मान लेते हैं, वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और बनाता है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हमें बताना है कि ऊपर समीकरण में A क्या है। ऑप्शन दिया गया है अम्ल, क्षार, कार्बोनेट या क्षारक। इसका सही जवाब होगा कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। इससे हम इस रासायनिक समीकरण से समझ सकते हैं। Na2CO3 प्लस HCl देता है NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और जल बनाता है। इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोनेट। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है NaOH, HNO3, CH3COOH, HCl। जो नीला पत्र होते हैं, इससे अगर हम किसी अम्ल विलयन में डालें तो वह लाल हो जाएंगे, परंतु इससे अगर हम किसी क्षारीय विलयन में डालें तो वह लाल नहीं होगा। इन चार ऑप्शन में से NaOH एक क्षार का उदाहरण है, यानी जब इससे हम नीला पत्र NaOH में डालेंगे तो यह लाल नहीं होगा, परंतु किसी भी अम्लीय विलयन में नीला पत्र डालने पर वह लाल हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। ऑप्शन हमारे पास है NaCl, NaCO3, CuSO4.5H2O, NaHCO3। आप देख सकते हैं इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है। इसमें जल के 5 अणु विद्यमान हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है NaCl, NaCO3, CuSO4.5H2O, NaHCO3। सही जवाब होगा कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने में NaCO3 का प्रयोग किया जाता है। जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास है उसमें OH माइनस आयन उपस्थित रहता है, उसमें H प्लस आयन उपस्थित रहता है, उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं या फिर उदासीन हो जाता है। कोई भी अम्लीय जल की उपस्थिति में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और इसी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण वह अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहता है। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। ऑप्शन हमारे पास हैं A, B, C और D। हम जानते हैं कि अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, क्षारकीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है और जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा पदार्थ क्षारक है, यानी जिस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक है वह पदार्थ क्षारक होगा। इसमें पदार्थ D का pH मान 14 है और यह एक क्षारक का उदाहरण है। इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है।
चित्र में यह दर्शाया गया है कि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा गया है। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका सही जवाब जानने के लिए हमें एक रासायनिक समीकरण देखना होगा कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो क्या होता है। यह सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में विघटित हो जाती है। इस प्रकार यह अभिक्रिया एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिस अभिक्रिया में कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक अन्य पदार्थों में विघटित हो जाती है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए कौन जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? ऑप्शन हमारे पास है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या संवहन। जीवित शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए संवहन प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन हमारे पास है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पौधे मिट्टी से खनिज लवण और जल लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पदार्थ की आवश्यकता होती है वह होती है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट और सूर्य की रोशनी, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता नहीं होती है और इस अभिक्रिया में कार्बोहाइड्रेट खुद निर्मित होते हैं। इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन है स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण प्राणी या प्राणी संभोजी पोषण। मनुष्य में प्राणी संभोजी पोषण होता है। प्राणी संभोजी पोषण पोषण का ऐसा प्रकार है जिसमें खाद्य के ठोस रूप को निगला जाता है और इसमें पाचन जीवित जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी मनुष्य में प्राणी संभोजी पोषण होता है। वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? ऑप्शन दिया गया है टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज नामक एंजाइम की मदद से होता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहां होता है? ऑप्शन दिया गया है कोशिका द्रव्य, फेफड़ा, वायुकुपिका या माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है। यह कोशिकीय श्वसन दो चरण में पूरा होता है। प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में होता है और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाते हैं। यानी श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है कोशिका द्रव्य में। पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट या रंध्र। पौधों में संवहन के लिए उत्तरदायी उत्तक होते हैं संवहन उत्तक। यह दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है कि मिट्टी से खनिज लवण और जल का स्थानांतरण पौधों के ऊपरी हिस्से में करता है, जबकि फ्लोएम का कार्य है पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का विभिन्न भागों तक संवहन करना। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्लोएम। किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन है पोषण, श्वसन, जनन या नियंत्रण। कोई भी जीव इस पृथ्वी पर अमर नहीं है,
वह अपना जीवन काल पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कोई जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की प्रक्रिया अपनाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? ऑप्शन हमारे पास है मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन या पुनरुद्भवन। इस चित्र में ब्रायोफिल्म की पत्ती को दर्शाया गया है। ब्रायोफिल्म की पत्ती में कलिकाएं विकसित होती हैं और ये कलिकाएं बाद में अलग होकर एक स्वतंत्र पौधा के रूप में जन्म लेता है और इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है निषेचन, परागण, अंकुरन या संलयन। इस प्रक्रिया को अंकुरन कहा जाता है। गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन है प्लेसेंटा, डिंब वाहिनी, ग्रीवा या अंडाशय। सही जवाब होगा डिंब वाहिनी। गर्भाशय की डिंब वाहिनी में निषेचन की प्रक्रिया होती है। जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ऑप्शन हमारे पास है यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं, या फिर इसमें गोबर का उपयोग किया जाता है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों में जल एकत्र करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित रहता है, जिसके फलस्वरूप इसमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। चूंकि हर बार जब भी वर्षा होती है जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अतः हमें जीवाश्म ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे, जल विद्युत स्रोत के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हैं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है तथा इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। बांधों के निर्माण में बहुत सी कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाते हैं। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। ये अवायवीय परिस्थिति में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरकार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्या के कारण हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं हैं? ऑप्शन है इसमें केवल बिछाने की आवश्यकता होती है का उपयोग होता है, इसमें सौर ऊर्जा का उपयोग होता है, इसमें सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यह अत्यधिक महंगा है। सौर सेल का उपयोग की एक सीमा है कि यह अत्यधिक महंगा है। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं हैं? ऑप्शन है इसमें यूरेनियम का उपयोग होता है, इसमें नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है, और अगला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न ऊर्जा कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में बहुत अधिक होती है। अंतिम ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय अवशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा है? ऑप्शन है लकड़ी, कोयला, सीएनजी या फिर अंतिम ऑप्शन दिया गया है एलपीजी। इसमें सही जवाब होगा सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह कम प्रदूषण फैलाता है, इसीलिए सीएनजी का उपयोग करना किसी दूसरे ऊर्जा स्रोत की तुलना में अच्छा है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होता है? ऑप्शन हमारे पास है तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, नाभिकीय विद्युत संयंत्र या फिर भूतापीय ऊर्जा स्रोत। इसका सही जवाब होगा तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र में जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने झारखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में पब्लिश की गई मॉडल प्रश्न पत्र के सेट 4 के विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। तब तक के लिए बाय।